आज के इस गहन अध्ययन में जिस सामग्री को हम खोलने जा रहे हैं ना, वो सच में मतलब अपने आप में एक बहुत ही अलग और गहरी सोच लिए हुए है। बिल्कुल। और आज हमारे सामने एक ऐसा आध्यात्मिक दस्तावेज है जिसे जिसे मुरली का नाम दिया गया है। हाँ, और इसकी तारीख है 22 फरवरी 2026, जो मूल रूप से 2009 के एक वर्जन से संशोधित किया गया है। सही है। अब इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, इस पूरे अध्ययन का उद्देश्य किसी विशेष विचारधारा, धर्म या आध्यात्मिक मान्यता का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। हम यहाँ इस सामग्री को ना एक मनोवैज्ञानिक लेंस से देखने वाले हैं। हाँ। हमारा जो फोकस है वो उन सिद्धांतों पर है जो मानव व्यवहार, कर्म और रोजमर्रा की जो मानसिक शांति होती है उससे जुड़े हैं। चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, इस दस्तावेज में कुछ ऐसे पैटर्न बताए गए हैं जो हमारे काम करने के तरीके को, सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज का हमारा मिशन है इस टेक्स्ट में छिपे 2 बहुत ही भारी भरकम शब्दों को डिकोड करना। और वो शब्द हैं फरिश्ता और अशरीरी अवस्था। हाँ, इनका असली मतलब व्यावहारिक अर्थ क्या है ये हम समझेंगे। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दस्तावेज इंसान के विकास को, या कहें कि हमारे मानसिक एवोल्यूशन को 3 बहुत ही स्पष्ट तार्किक चरणों में बांटता है। 3 चरण मतलब? हाँ, इसमें बताया गया है कि पहला चरण है ब्राह्मण, उसके बाद आता है फरिश्ता और अंतिम मुकाम है देवता। तो ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि कोई भी व्यक्ति सीधे अंतिम चरण यानी देवता की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। तो बीच का जो ट्रांजिशन फेज है, जो फरिश्ता बनना है, वो अनिवार्य है। और इस वर्तमान समय को जिसे यहाँ संगम युग कहा गया है, इसी परिवर्तन का समय माना गया है। लेकिन जरा रुकिए, मैं सोच रही थी कि यहाँ एक चीज को और गहराई से समझने की जरूरत है। हाँ, बताइए। जब हम संगम योग या इस ट्रांजिशन फेज की बात करते हैं तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब क्या ये कोई ऐतिहासिक काल है या फिर हमारे दिमाग के अंदर चल रही कोई उथल पुथल? क्योंकि आमतौर पर जब लोग इवोल्यूशन या बदलाव की बात करते हैं तो वे बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखो, इस दस्तावेज के संदर्भ में संगम युग कोई कैलेंडर का समय नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक चेतना का स्तर है। ये वो मनोवैज्ञानिक चौराहा है जहां एक इंसान अपने पुराने, डिग्रेडेड या भारीपन वाले संस्कारों को छोड़ता है और एक हल्की सोच को अपनाता है। मतलब वो समय जब कोई जानबूझकर अपने पुराने डिफॉल्ट सेटिंग्स को ओवरराइड कर रहा होता है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ओवरराइड करना। और यही कारण है कि फरिश्ता बनना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। क्योंकि बिना इस पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट किए, बिना डिलीट किए आप किसी भी नए और शांत स्वरूप को, जिसे यहाँ देवता कहा गया है, उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो चलिए इस फरिश्ता शब्द को ही थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जरूर, क्योंकि समाज में जब भी ये शब्द आता है तो दिमाग में तुरंत पंखों वाले किसी देवदूत की या आसमान में उड़ने वाली किसी छवि की कल्पना आती है। हाँ, वो एक बहुत ही पारंपरिक तस्वीर है जो दिमाग में छपी है। लेकिन इस टेक्स्ट में इसे पूरी तरह से अलग ढंग से पेश किया गया है। यहाँ इसे डबल लाइट कहा गया है। डबल लाइट यानी दोहरी हल्की अवस्था? हाँ, मतलब पुरानी दुनिया के संबंधों, पुराने संस्कारों और व्यर्थ के विचारों से पूरी तरह हल्का होना। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। क्या? अगर कोई इंसान अपने सारे पुराने बंधनों, रिश्तों और आदतों से पूरी तरह कट जाए तो क्या वो समाज से अलग थलग या रूखा नहीं हो जाएगा? मतलब लोग उसे डबल लाइट नहीं बल्कि असंवेदनशील या भावनाहीन समझने लगेंगे, है ना? ये एक बहुत ही आम और कहूं तो बहुत ही वाजिब डर है जो अक्सर इस तरह के विचारों को लेकर पैदा होता है। लेकिन यहीं पर इस टेक्स्ट का मनोविज्ञान सबसे ज्यादा चमकता है। कैसे? इसमें ब्रह्मा बाप और दादी नाम के व्यक्तित्वों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। जब वे इस डबल लाइट अवस्था में थे तो लोगों का अनुभव ये नहीं था कि वे दूर हो गए हैं, बल्कि जो भी उनके संपर्क में आता था उसे लगता था कि ये दादी मेरी हैं। हाँ, ये मेरी हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसे समझना बहुत जरूरी है।
जब कोई अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, अपने सीमित स्वार्थों या मेरे तेरे के छोटे दायरे से खुद को डिटैच कर लेता है, तो वो रूखा नहीं होता। बल्कि वो हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, वो किसी एक गुट या एक विचारधारा का कैदी नहीं रहता। उसका स्नेह इतना यूनिवर्सल हो जाता है कि सामने वाले को, हर किसी को वो अपनापन महसूस होता है। मतलब ये तो डिटैचमेंट का एक बिल्कुल ही अलग पहलू है। हम सोचते हैं कि डिटैच होने का मतलब है किसी से प्यार न करना, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन यहाँ सिद्धांत ये है कि जब तक कोई इंसान किसी एक चीज या व्यक्ति से चिपका हुआ है, तब तक वो बाकियों से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। सही बात है। जब वो चिपकने वाला भाव, जिसे शायद मोह कहते हैं, वो खत्म होता है, तब जाकर एक यूनिवर्सल कनेक्शन बनता है। ये तो मानव संबंधों की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें, तो ये आज के समाज और रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। हम अक्सर दूसरों को अपने साँचे में ढालने की कोशिश करते हैं, है ना? और जब वे नहीं ढलते, तो हम निराश हो जाते हैं। दस्तावेज में भी इस बात का जिक्र है कि कई लोग इस आत्म सुधार के मार्ग पर दिल शिकस्त यानी हताश हो जाते हैं, क्योंकि वे अलग-अलग संस्कारों वाले लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। बिल्कुल। तो फरिश्ता वो है जिसका अपना कोई कठोर संस्कार नहीं है, जो पानी की तरह है, जो किसी भी बर्तन में ढल सकता है। हाँ, और दूसरे के संस्कारों के साथ बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराव के मिल सकता है। और इसी पानी जैसी अवस्था या इस हल्केपन को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही भारी शब्द इस टेक्स्ट में आता है, अशरीरी अवस्था। अशरीरी यानी देह से न्यारा होना। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां हर चीज हमारी बॉडी इमेज, हमारे लुक्स या हमारी फिजिकल आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती है, वहां अशरीरी होने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर आंखें बंद करके पहाड़ों पर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। और यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खूबी है। ये एस्केपिज्म या भागने की वकालत नहीं करता। तो फिर व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ हुआ? अशरीरी अवस्था का मतलब है चलते फिरते, बात करते और अपने सारे दैनिक कार्य करते हुए भी अंदर से एक प्रकाश या चेतना मात्र होने का अनुभव करना। मतलब आप समाज में हैं, आप काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके पद, आपके शरीर या आपकी उपलब्धियों पर टिकी हुई नहीं है। आप अंदर से पूरी तरह खाली और हल्के हैं। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा संभव है? क्योंकि हम सभी अपने अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और इसी पर मुझे वो हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा जहां इस टेक्स्ट ने आज की सेवा या जो चैरिटी और अच्छे काम किए जा रहे हैं उनकी आलोचना की है। हाँ, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। इसमें लिखा है कि लोग सेवा बहुत कर रहे हैं, 100% उत्साह है, बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो जो अशरीरीपन का वायुमंडल होना चाहिए वो गायब है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आप इसे किसी आधुनिक एनजीओ या बड़े कॉर्पोरेट की सीएसआर प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़कर देखिए, जहां लोग समाज भलाई का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करते हुए उनके अंदर क्या चल रहा है? स्ट्रेस, डेडलाइंस का प्रेशर और आपस में कंपटीशन। काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन उस जगह का जो वाइब है, जो वायुमंडल है, वो तनाव से भरा है। यानी काम का प्रभाव उसकी भावना पर निर्भर करता है। दस्तावेज यही चेतावनी देता है कि अगर कोई बहुत महान कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो रूहानी शांति या हल्कापन नहीं है, तो उसकी उस मेहनत का कोई गहरा आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एनालॉजी इसे एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। सच में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों की मदद करने के लिए इवेंट करते हैं, लेकिन अगर उस इवेंट के बैनर पर उनका नाम ना हो तो वे नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, वही तो ईगो है। टेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है कि जब लोग आपके पास आते हैं तो सिर्फ उनकी अच्छी मेहमान नवाजी कर देना या उन्हें चाय कॉफी पिला देना काफी नहीं है। नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। आपको उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराना है। अब ये अतीन्द्रिय सुख क्या है, इसे कैसे समझा जाए? अतीन्द्रिय सुख या कहें सुपर सेंशुअस जॉय, मनोविज्ञान की भाषा में वो खुशी है जो हमारी 5 इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर निर्भर नहीं करती। जबकि आज की दुनिया में तो हमारी ज्यादातर खुशी इसी बात पर निर्भर है कि हमने क्या खाया, हमने क्या खरीदा, या सोशल मीडिया पर हमें कितने लाइक्स मिले। सही कहा, ये सब इंद्रियों के सुख हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। दस्तावेज कहता है कि जब इंसान अशरीरी या हल्केपन की अवस्था में होता है तो उसके आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनती है कि
कि जो भी पास आता है उसे बिना किसी बाहरी कारण के एक गहरी शांति और खुशी का अनुभव होता है। उसे महसूस होना चाहिए कि यहाँ कुछ अलग है, कोई शक्ति या कोई रूहानी स्नेह है जो शब्दों से परे है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर ये इतना ही अच्छा है तो हर कोई इसे कर क्यों नहीं पाता? रुकावट कहाँ आती है? रुकावट आती है दो बहुत बड़े जालों में या ट्रैप्स में, जिनकी बात इस दस्तावेज में की गई है। हाँ, पहला है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। सुनने में ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं। दोनों में देह यानी शरीर है, तो इनके बीच का ये जो मनोवैज्ञानिक फर्क है वो क्या है? ये फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत गहरा है। देह भान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को इस टेक्स्ट में 63 जन्मों की पुरानी आदत बताया गया है। मतलब एक तरह से हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह है। बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से खुद को ये शरीर मान लेते हैं। भूख लगना, दर्द होना, ये सब देह भान है, जो कि प्राकृतिक है और अपने आप आ जाता है। हाँ, लेकिन असली खतरा ये नहीं है। असली खतरा है देह अभिमान, जिसे हम मॉडर्न भाषा में ईगो कहते हैं। ईगो, जो कि बहुत ही चालाक होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ईगो तब ज्यादा उभरता है जब इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा होता है या किसी ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है। मतलब अच्छाई और ज्ञान का भी अपना एक अहंकार होता है। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है। बिल्कुल। जब इंसान कोई सेवा करता है या किसी फील्ड में माहिर हो जाता है तो अंदर यह भाव आने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। हाँ, वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दस्तावेज इसके बहुत ही सटीक उदाहरण देता है, जैसे ये सोचना कि मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है या मेरे आइडिया सबसे बेहतरीन हैं। मतलब अपनी सी ही कला और अपने ही विशेषताओं पर जो घमंड है वही देह अभिमान है। सही। इंसान अच्छे काम तो कर रहा है, लेकिन उन कामों ने अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा कर दिया है कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा माइक्रो मैनेजमेंट वाले ईगो पर प्रहार है। जब हम अपनी ही स्किल्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जो कि आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत आम है। लेकिन कोई कैसे पहचाने कि उसके अंदर ये ईगो आ चुका है? क्योंकि ईगो की सबसे बड़ी चालाकी ही ये है कि वो इंसान को कभी पता नहीं चलने देता कि वो ईगो में है। बिल्कुल, वो छुपकर काम करता है। क्या टेक्स्ट में इसे पहचानने का कोई लिटमस टेस्ट दिया गया है? हाँ, और वो टेस्ट बहुत ही कड़ा है। टेक्स्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी कला, अपनी योग्यता या अपने विचारों का थोड़ा सा भी अपमान महसूस होता है तो वो देह अभिमान का शिकार है। अपमान महसूस होना, ये तो बहुत कॉमन है। मान लीजिए किसी ने कोई बहुत अच्छा आइडिया दिया और सामने वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर है बुरा लगेगा। और अगर उस रिजेक्शन से अंदर तुरंत रोब यानी क्रोध, नाराजगी या ये भाव कि मेरी बात कैसे काटी गई, ये पैदा होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो इंसान फरिश्ता नहीं बन सकता। क्योंकि फरिश्ता वो है जिसे अपमान महसूस ही न हो। हाँ, क्योंकि उसने अपनी पहचान को अपने आइडियाज या अपनी कला के साथ बांधा ही नहीं है। बाप रे, ये तो आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। बहुत हाई स्टैंडर्ड है। हम तो दिन भर में न जाने कितनी बार इस बात पर ट्रिगर हो जाते हैं कि किसी ने हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया या क्रेडिट नहीं दिया, जो कि देह अभिमान का ही एक रूप है। इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी की विशेषता से प्रभावित होना या अपनी खूबी पर घमंड करना, दोनों ही चीजें हमें भारी बना देती हैं। बिल्कुल, हल्कापन खत्म कर देती हैं। टेक्स्ट का ये नजरिया कि अगर आप किसी को अपना बनाते भी हैं तो उसकी आध्यात्मिक छवि के कारण बनाएं, ना कि उसकी किसी खास स्किल के कारण, ये सच में हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है। और यही वो बिंदु है जहां कई लोग खुद को आंकना शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि वे तो इस मानक से बहुत दूर हैं। हाँ, एक निराशा सी आ सकती है। लेकिन इस दस्तावेज की खूबी यह है कि ये सिर्फ समस्याएं या ऊंचे स्टैंडर्ड्स ही नहीं बताता, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी देता है। खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अब तो बहुत समय बीत चुका है और वे इस मनोवैज्ञानिक विकास में बहुत पीछे रह गए हैं। सही कहा। हाँ, वो हिस्सा जहां ऐसा लगता है कि मानो टेक्स्ट सीधे बात कर रहा हो। जो लोग खुद को लेट समझते हैं, उनके लिए इसमें एक बड़ी ही दिलचस्प बात कही गई है। लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं। लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो भी बताया गया है।
अगर इतना गहरा ईगो हटाना है और इतनी पुरानी आदतें बदलनी है, तो जो अभी शुरू कर रहा है वो उस मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? इसके लिए जो तकनीक बताई गई है उसे कर्मयोगी का सिद्धांत कहा गया है। अब इसे ध्यान से समझिए। हाँ, बताइए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें अपने कर्म या अपनी जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ेंगी, जैसे संन्यास लेना। हाँ, लेकिन कर्मयोगी का मतलब है एक्शन और अवेयरनेस का बैलेंस। कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस कर्म के अंदर योग या माइंडफुलनेस को ऐड करना है। मतलब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप चेक कर रहे हैं कि कहीं मेरा ईगो तो ट्रिगर नहीं हो रहा, क्या मैं हल्केपन से डिसीजन ले रहा हूं। टेक्स्ट कहता है कि अगर कोई अब से अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ न गवाए और इस संतुलन को बनाए रखे तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और शायद इसी संदर्भ में वो लाइन भी आती है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। बिल्कुल। मतलब अगर कोई इंसान अपनी तरफ से इस हल्केपन को अपनाने का एक साहसिक कदम उठाता है तो उसे ब्रह्मांड से या उस सर्वोच्च सत्ता से 1000 गुना मदद मिलती है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे के पूरे अध्ययन के सार को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हमारी बाहरी उपलब्धियां, हमारे टाइटल्स या दुनिया भर में हमारी जो हैंडलिंग की तारीफ होती है, वो सब सेकेंडरी है। हाँ, ये सब सेकेंडरी हैं। अगर हमारी आंतरिक अवस्था में भारीपन है, अगर हम आलोचना से हिल जाते हैं, तो हम अपने असली पोटेंशियल से बहुत दूर हैं। एकदम सही निष्कर्ष है। और इस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही कारगर स्लोगन दिया गया है। वो स्लोगन क्या है? ये कहता है कि रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। जब कोई किसी को यह आध्यात्मिक प्यार देता है तो वो दुनिया की किसी भी भौतिक चीज से ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। रूहानी स्नेह, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप भी दी गई है। जो भी काम किया जाए उसे करने से पहले एक पल रुककर अपने भीतर की उस सत्यता या उस सर्वोच्च शक्ति के साथ उसे वेरीफाई कर लेना चाहिए। इससे ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं। बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग को फिल्टर करने का तरीका है। इसके अलावा मुझे अंत का वो रणनीतिक हिस्सा भी बहुत कमाल का लगा, जहां ये बताया गया है कि समाज के अलग अलग लीडर्स के साथ कैसे डील करना है। हाँ, वो हिस्सा समाजशास्त्र के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट सलाह देता है कि जब इंसान धर्म सत्ता वालों यानी रिलीजियस लीडर्स या गुरुओं के संपर्क में आता है तो वहां पवित्रता की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। पवित्रता यानी प्योरिटी, क्योंकि वे लोग आध्यात्मिक स्वच्छता को ही सबसे ऊपर मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जब राज्य सत्ता वालों यानी राजनेताओं या एडमिनिस्ट्रेटर्स से मिला जाए तो वहां एकता की शक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि राजनीति अक्सर विभाजन और टुकड़ों में बटी होती है। एकदम सही। जब वे किसी समूह में निस्वार्थ एकता देखते हैं तो वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर इन दोनों शक्तियों को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक करने जैसी बात हो गई कि सामने वाले की सबसे बड़ी जरूरत क्या है और आप अपने हल्केपन से उसे वो कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा अध्ययन हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये उन तमाम मान्यताओं को तोड़ता है जिन्हें हम अपनी सफलता या अच्छाई का पैमाना मानते आए हैं। सच में ये एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक सोच है। और अब इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। आज हमने जिस फरिश्ता अवस्था और अहंकार के जाल को डिकोड किया, जरा उस पर विचार करना चाहिए। अगर हम सच में अपनी स्किल्स, अपनी योग्यताओं और अपने काम के नतीजों से अपनी पहचान को अलग कर दें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी? बहुत ही अलग होगी। सोचने वाली बात है कि क्या होगा अगर कल सुबह उठकर हमारा पूरा ध्यान इस बात पर न हो कि ऑफिस में या घर में लोग हमारे काम की कितनी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि हमारा एकमात्र लक्ष्य ये हो कि जब हम किसी भी कमरे से बाहर निकलते हैं तो पीछे लोगों के लिए कैसा शांति का वायुमंडल छोड़कर जाते हैं। क्या हम अपने ही गुणों के उस सूक्ष्म अहंकार को छोड़ने की हिम्मत जुटा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में भीतर तक झकझोर देता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हमारे आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने भीतर उस हल्केपन को तलाशते रहिए।